मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं? 3। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? 2 स्टेट। कौन कौन सी? गैसेस एंड लिक्विड। और जो सॉलिड है वो कहाँ पे पढ़ना है हमें? सॉलिड स्टेट में पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसमें कर लो कि यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक हैं कुछ, तो उसके हिसाब से चल रहे हैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। पहले हैं यहाँ पे फोर्सेस, वो समझेंगे आज तो। दूसरा हमारे पास वही गैसेस स्टेट है, उसको समझना है। और नेक्स्ट है लिक्विड। तो पहले डालिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। कौन बच्चा बताएगा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल वान डर वाल फोर्स और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन फोर्स। अच्छा ये बताओ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? जैसे बीच में कई बार बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज ये क्लियर हो जाएगा फोर्स वाला कॉन्सेप्ट आपका। 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप के। कौन कौन से बता सकते हो आप लोग? आप ध्यान दीजिएगा। एक को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो आपका बहुत दिनों से चल रहा है ना कॉन्सेप्ट कि कभी कहां पे जोड़ना है कहां पे क्या करना है, आज ये क्लियर है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। और एक होता है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और एक क्या है हमारे पास? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब मैं समझता हूं शायद सारे बच्चे लगभग जानते होंगे इंट्रा का मतलब क्या है। तो बताओ चलो इंटर का मतलब क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा का मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर बने। इंटर का मतलब एक से ज्यादा के बीच में बने। ठीक है, वो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब देखिए जो ये इंट्रा होता है ये 2 तरीके का होता है। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और एक को बोलते हैं वीक फोर्सेस। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है प्राइमरी फोर्सेस। इसी का दूसरा नाम होता है प्राइमरी फोर्सेस। तो बताइए स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन कौन से होते हैं जो कि इंट्रा होते हैं? इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स में लगने वाले होते हैं। कौन बच्चा बताएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि सेम मॉलिक्यूल्स में लगेंगे वो कौन से हैं? बताइए। तो एक है हमारे पास आयोनिक फोर्सेस जिसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। एक है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड और एक हमारे पास है कोऑर्डिनेट जिसको आप डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट। कुछ बात समझ में आई आपको? इसी का नाम होता है डेटिव बॉन्ड। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसमें प्राइमरी फोर्सेस में कौन सा वाला वीक की कंडीशन में आता है जो इंट्रा होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड ध्यान रखिएगा दोनों में आता है जिसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर भी बोलते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? किसके? ये प्राइमरी का एक ही टाइप है, ये है प्राइमरी फोर्सेस में ये कंसीडर नहीं होता है लेकिन ये अलग से होता है। ये तीनों स्ट्रॉन्ग ज्यादा होते हैं, ये इसके रेस्पेक्ट में वीक होता है। इसको सेकेंडरी फोर्सेस बोलते हैं लेकिन इसमें 2 होते हैं। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अगर मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में बताइए तो कौन सा होगा? तो इसको ये बुक एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं, मैं जो डिफाइन कर रहा था वो इंटरमॉलिक्यूलर तो कर रहा था, मैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगा देता हूं, मैं यही कर रहा हूं।
ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो उसके लिए मैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस लगा रहा हूं। ये लो जी, क्या है ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस कर लेते हैं। ये मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं हमारे पास। अब चलो शुरू हो जाओ। अब थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है। इंट्रा इंटर, इंट्रा का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल्स में होना। तो सेम मॉलिक्यूल्स में कितने टाइप के हो गए हमारे पास? स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में आएगा। कौन से में आएगा? इंट्रा में और इंटर में, दोनों में ही आएगा। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें उसका कौन सा एग्जाम्पल है बताओ? इसमें स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं हमारे पास? मेटालिक फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, ध्यान रखना। और वीक यानी कि वीक को हम लोग और क्या बोलते हैं? वांडरवाल फोर्स। अच्छा, वांडरवाल का दूसरा नाम क्या है? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। वांडरवाल का दूसरा नाम होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स। तीसरा नाम कोई बच्चा बताएगा? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। और तीसरा नाम क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस, ध्यान रखिएगा। मतलब बीक में तीन आ जा, इसी को बोलते हैं वांडरवाल को लंदन डिस्पर्सन, कोहेसिव, या फिर बोलते हैं इसको वांडरवाल फोर्सेस। यहां तक कि एक बात आप लोग थोड़ा कॉपी चेक करो कि यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन क्लियरिटी में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे इनके टाइप ले जा रहे हैं। सही है। तो बताओ मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के। कौन कौन से? इंट्रामॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब क्या होता है? जो सेम मॉलिक्यूल में बने, समझ रहे हो ना? अब आप देखिए यहां पे मान लो KCl है, यहां पे KCl है, तो वो आयोनिक हो गया, उसमें दूसरे KCl की रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, एक KCl है तो इसमें किसी दूसरे KCl की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मान लो इसको आयोनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। अब कोवलेंट के एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन को आपको दूसरे की जरूरत नहीं है, एक ही मॉलिक्यूल सफिशियंट है। तो ये इंट्रा के एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इंटर के हमारे पास 2 होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। वीक के फर्दर टाइप होते हैं, देखिए वीक के फर्दर कौन कौन से टाइप होते हैं? ये 4 टाइप हैं इसके। नंबर 1 बोलते हैं आयन डाइपोल। नंबर 2 आता है हमारे पास डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल। नंबर 3 आता है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक आता है हमारे पास लंदन डिस्पर्सन फोर्स। एक बार नोट करिएगा। तो एक चीज और देखेंगे हम लोग यहां पे, नया क्या है देखिए, बीक के 2 टाइप हैं। स्ट्रॉन्ग में एक ही है, बीक के इसके 2 टाइप हैं। 2 टाइप मतलब एक तो वांडरवाल और एक है यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे लिखिएगा, इस बीक के बीक फोर्सेस के 2 टाइप होते हैं। ये चल रही है बात इंटर में, एक को बोलते हैं वांडरवाल, एक को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, तो आप समझिए जरा चीजों को। समझना क्या है आपको? हाँ, दोबारा समझा रहे हैं। आप बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड तो हमने कर रखा है ना, केमिकल बॉन्डिंग। कितने टाइप के होते हैं? आप सिर्फ इंटर इंट्रा। अब आप देखिए, इंट्रा में लिखूंगा नहीं लिखूंगा, इंटर में जाऊंगा नहीं जाऊंगा, तो दोनों में जाएंगे नहीं जाएंगे, तो दोनों के ही हो गए। थोड़ी बहुत बात समझ में आई नहीं है? हाँ, ये वाला मतलब वांडरवाल फोर्सेस ही ये होते हैं। और अगर थोड़ा सा
ये समझ में आ रहा ना, लंडन डिस्पर्सन फोर्स मतलब बिग फोर्सेस। और थोड़ा कंफ्यूज ना हो इसके लिए यहां से ऐसे कर लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, सही है। वॉन्डरवाल या कोहेसिव ये उसके खुद के टाइप होते हैं, मतलब बिग फोर्सेस का ही नाम है ये वाले, ठीक है। ये वॉन्डरवाल के ही होते हैं, वॉन्डरवाल को ही कई बार लंडन डिस्पर्सन बोलते हैं, ठीक है। तो एक हो गया हमारे पास वीक और एक हो गया स्ट्रांग। स्ट्रांग में कौन सा चला गया, मेटेलिक फोर्सेस। नीचे डिफाइन करेंगे वन बाई वन करके। अब पहला क्वेश्चन आता है आपको, आपके एग्जाम में पहला क्वेश्चन आता है कि अगर ये सारे फोर्सेस आ जाएं तो इसका ऑर्डर क्या होगा। अगर ये सारे फोर्सेस आ जाएं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पहला क्वेश्चन ये है। बताओ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स का ऑर्डर बताओ। सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे, ये नंबर लगे हुए हैं, ये नंबरिंग पे ही है, ध्यान रखना, और ये ऑर्डर में ही है। ये 1 2 3 4 है, ठीक है। एक और चीज है, तो सबसे पहले हो गया ये, दूसरे नंबर पे हो गया ये, तीसरे पे हो गया ये, चौथे पे हो गया ये। एक चीज इसमें ये है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो हम कहाँ रखें, बस ये मुझे बताना था। तो ध्यान रखना, इसी में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो वो यहां पे जाएगी। दोबारा से सुनिएगा, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ऑर्डर क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डर। तो यहां पे ये ऑर्डर है 1 2 3 4। लेकिन अगर कई बार क्या करता है वो कंफ्यूज करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड डाल देता है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया तो उसको आपको सेकंड नंबर पे लाना है, ये ध्यान रखना, नोट करो एक बार। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ लिखो इसी को। एल्डोल बता देंगे, अब देखें आप रहो, लास्ट में बताते हैं एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। अब देखो यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर और देख लेते हैं अप्रोच लगा के कि आप बना पा रहे हो इसको, नहीं बना पा रहे हो। एक आयोनिक था, एक कोवलेंट था, एक मेटेलिक है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड था और एक वॉन्डरवॉल था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर मान लो दोबारा से आ जाइए तो आप ऑर्डर क्या लगा के आने वाले हो। एक ऑर्डर इसको और लिख लो। आपको कोई भी चीज को थोड़ा थोड़ा समझना है, वो प्राइमरी वाला। अब मैं इनको एक एक करके डिफाइन करूंगा। ये वाला हमने केमिकल बॉन्डिंग में कर लिया, ये वाला पोर्शन केमिकल बॉन्डिंग में कर लिया। अब आपको बिल्कुल स्कैन कर लो यहाँ पे कि ये ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। अब हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाए तो कहाँ पे लगेगा बताओ, कोवलेंट के बाद। क्योंकि आप इससे समझ पा रहे हो क्या चल रहा है, ये पोर्शन चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग वाला चल रहा है, तो तीनों सबसे पहले होते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट लिखो, डिफाइन करते हैं वन बाई वन करके। किसको डालोगे, एनसीईआरटी के हिसाब से डाल लो, ये पहले ये है एनसीईआरटी बुक में, ये डाल लो पहले। ये तो मैंने अपने हिसाब से करा दिया दूसरी बुक से। अब आप आ जाओ एनसीईआरटी पे, नंबर 1 डालो, लंदन डिस्पर्सन फोर्स। लंदन डिस्पर्सन फोर्स ऑब्लिक वॉन्डरवाल फोर्स। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास है सबसे पहले लंदन डिस्पर्सन फोर्स, इसको और क्या बोल रहे हो आप लोग, वॉन्डरवाल फोर्स। एक और क्या बोलते हो, बता सकते हो इसका तीसरा नाम, कौन बच्चा बताएगा। कोहेसिव है, और भी कोहेसिव के अलावा, इंस्टेंटेनियस फोर्स, इंस्टेंटेनियस
इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का भी नाम सुना है आपने? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में बहुत ही माइन्यूट होती है। उसको क्या बोलते हैं जिसको डिटरमाइन ना किया जा सके? इंस्टेंटेनियस। तो ये कितना वीक होता होगा इसके नाम से समझो। अब जैसे इसमें होता क्या है देखिए, जैसे मान लो कोई दो एटम है हमारे पास, ए और बी। हमारे पास कोई भी दो एटम है, एटम ए एंड एटम बी। अब इनका जो क्लाउड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली क्लाउड, वो कैसा होता है? सिमेट्रिकली। क्यों होगा सिमेट्रिकली? क्योंकि फोर्स तो ऑपरेट हो नहीं रहे, जैसे रखा हुआ है वो वैसे ही दिखेगा। समझ रहे हो? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि मान लो आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो क्लाउड जो है ऐसे आ गया, इक्लिप्स बन जाएगा, या फिर ऐसे आ गया। मतलब यूं भी जा सकता है ये चार्ज, और मतलब यूं भी जा सकता है। दोबारा से सुनिएगा, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा और आपको क्या समझना है। सबसे पहले तो ये समझो आप लोग कि जो लंदन डिस्पर्सन फोर्स है दैट इज कॉल्ड द वीक फोर्सेस। वीक फोर्सेस में जो इलेक्ट्रॉनिकली क्लाउड होता है किसी भी एटम का, वो कैसा होता है? सिमेट्रिकली, हर जगह से कैसा होगा? एक जैसा। अब जैसे ही हम लोग थोड़ा सा फोर्स इसमें लगाते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं? डाइपोल मूवमेंट होता है इसमें? नहीं होता, इसलिए और क्या बोलते हैं इसको? टेम्पररी। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट। हमने इसमें थोड़ा सा फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हुआ वो कैसा हो गया? एक्लिप्स्ड की फॉर्म में हो गया। चाहे तो ये चार्ज इधर चला जाएगा जो न्यूक्लियस है, चाहे फिर ये चार्ज इधर चला जाएगा जो न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा आपके एग्जाम में वो समझो। आपके एग्जाम में आएगा कि इसमें जो रेडियस है और जो फोर्स है उसका क्या रिलेशन है। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, पहला क्वेश्चन तो यहां से बन गया। अब रेडियस और फोर्स में क्या रिलेशन है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्स और रेडियस में इसमें होता है 1/, कितना? आर स्क्वायर या 6? बताओ, आर स्क्वायर या 6? तो आर 6 नोट करिएगा। ये एनसीईआरटी में तो यही लिखा हुआ है, बाकी तो R2 भी होता है। हमें तो R6 करना है, कहने का मतलब ये। सही है। बस इतना ही ध्यान रखना, लंदन डिस्पर्सन फोर्स और इंस्टेंटेनियस फोर्स में जो रेडियस होती है, फोर्स होता है, ये रिलेशन होता है। दूसरा वाला डालिएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एनसीईआरटी के हिसाब से ले रहे हैं ना, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल है नहीं एनसीईआरटी में। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब देखो, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का मतलब कौन बच्चा बताएगा? इसमें परमानेंट डाइपोलमेंट होता नहीं होता है? तो इसी में होता है परमानेंट डाइपोलमेंट, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। इसमें ध्यान रखना, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। सही है। अब डाइपोल डाइपोल का मतलब क्या है? इसमें ध्यान रखिएगा, दो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर नंबर 1 एंड पोलर नंबर 2। इसमें कोई भी दो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके पोल्स बनते रहते हैं। पोल्स बनते रहते हैं तो चार्ज आता रहता है जैसे, और वो सिमेट्रिकली नहीं होता है जैसे उसमें पहले वाले में सिमेट्रिकली था। अच्छा, जैसे मान लो कुछ बच्चे इसको थोड़ा समझ नहीं पाए, इसका मतलब और समझाता हूं। एक एग्जाम में आपके में क्वेश्चन आ गया कि एक CCl4 है और एक CHCl3 है। ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट्स होगा एक्यूरेट? CCl4 का। तो आपने कैसे बता दिया बताओ? रटा हुआ है इसलिए बता दिया। रटा हुआ नहीं होता तो कैसे बताते
कि जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, भाई यहां तो टेम्परेरी हो गया, तो चारों तरफ से वो कैसा होगा, सिमेट्रिकली, और उसके बॉन्ड एंगल बिल्कुल फिक्स होंगे, मतलब इधर उधर नहीं जाएंगे। अब जैसे इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0, तो इसमें यही फोर्स लगते होंगे ना। अगर मान लो CCl4 में आपसे फोर्स पूछ ले तो कौन से लगेंगे, इसमें लंदन डिस्पर्सन लगेंगे, नहीं लगेंगे। अब इसमें क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट रहेगा, जिसकी वजह से इसके जो बॉन्ड हैं वो ऊपर नीचे होंगे, नहीं होंगे। अरे भाई देखो, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना बॉन्ड एंगल होता है, क्या इसमें हो पाएगा, अरे कुछ तो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि इसमें फोर्स दूसरा भी लग रहा है, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। कुछ बात समझ में आई नहीं आई। और ये चारों तरफ से सिमेट्रिकल है, तो मतलब वीक वैन डर वाल्स फोर्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से sp3 तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन होना, तो इसका भी इतना चाहिए, लेकिन थोड़ा वोड़ा इधर उधर होगा, कम या ज्यादा होगा। बात समझ में आई नहीं आई। नेक्स्ट करो, आगे वाला है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल्स में हम बोल रहे हैं यहाँ पे डाइपोल डाइपोल। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दो ही पोलर मॉलिक्यूल्स हों, यहाँ पे हो सकता है कि एक ही पोलर मॉलिक्यूल्स हो, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। जैसे फॉर एग्जांपल HCl, लेकिन क्या बताओ सिमेट्रिकल होगा नहीं होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड सिमेट्रिकल होगा नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। क्यों होगा वो आप इससे समझिए। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स है, अब यहां पे जो क्लोरीन हाइड्रोजन है, अब एक ये एप्लिक्स इलिप्स बोलते हैं, एक्लिप्स बोलते हैं, इलिप्स। तो देखो, अगर मान लो मैंने किसी बच्चे से पूछा कि ये मेरे पास A साइड है और ये मेरे पास B साइड है, मतलब दूसरी साइड है, आप बताओ इसमें क्लोरीन कौन सी साइड में रहेगा। मैं इसको थोड़ा छोटा बनाना चाह रहा था, उधर ज्यादा बड़ा बनाना चाह रहा था। अच्छा, साइड दोनों एक जैसी लग रही हैं क्या आपको, थोड़ा बड़ा छोटा बनाऊं क्या, मेरे हिसाब से तो दिख रही होंगी शायद, अंडाकार बना लेते हैं। अब सही है। अब मैं 1 और 2 ले रहा हूं, देवेश ध्यान दो यार, उसको छोड़ो, यहां दो। हाँ जी, 1 पे रहेगा 2 पे रहेगा। अब भैया क्लोरीन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो क्लोरीन यहां पे है हीरो और ज्यादा घेरेगा जगह, तो कहां पे जाने वाला है, 2 पे। मैं तो आपको एक्यूरेट सिखा रहा हूं सारी चीजें। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका ज्यादा है, जो खींचेगा उसका ज्यादा है, तो ज्यादा जगह घेरेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा हो गया नहीं होगा। अच्छा, इसमें थोड़ा दिख रहा था, ये एक जैसा दिख रहा है, दिख रहा है। अब बताओ मैं इसमें पूछ लूं तो भी सेकंड वाली में। बात समझ रहे हो ना। इलेक्ट्रॉनिकली क्लाउड किसका ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। नेगेटिव क्यों आ रहा है, अब ये तो देखो नेगेटिव आ क्यों रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन किस पे ज्यादा है, तो जिस पे ज्यादा है वो जगह भी ज्यादा घेरेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसका ज्यादा हो गया ये। अब इसमें आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, मान लो ड्राइंग ही आ गई तो भी आप बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपके आएगा एग्जाम में कि बताओ भाई इसमें चार्ज होता है किसी मॉलिक्यूल्स पे, HCl पे चार्ज है प्लस माइनस, तो ये किसके बराबर है, तो किसके बराबर है ये चार्ज बताओ, ये जो प्लस माइनस चार्ज देख रहे हो आप किसके बराबर है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वेश्चन कहेगा उससे ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, कुछ नहीं पता, तो कौन से ऑप्शन हो गए बताओ। अरे भैया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -19 कूलम के बराबर, तो इस पे चार्ज पूछेगा कितना होगा बोलो। अच्छा ये बताओ प्राइमरी फोर्सेस है क्या, ये प्राइमरी फोर्सेस है नहीं है, जुगाड़ से कर रहा है फोर्स, जुगाड़ क्या है, डेल्टा लगा रहा है। डेल्टा का मतलब समझ रहे हो, पार्शियली, कुछ टाइम के लिए, समझ रहे हो ना। तो लेस देन 0 तो कह ही नहीं सकते, 0 कैसे कह दोगे नेट, लेकिन आप देखो इसका लेस देन करो। हाँ जी, लिखो। चार्ज प्रेजेंट ऑन डाइपोल फोर्सेस विल बी लेस देन चार्ज प्रेजेंट ऑन डाइपोल फोर्सेस लेस देन विल बी
1.6। जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं उन पे आपको ज्यादा फोकस देना है, बाकी कहानी सारी सुननी है। लेस देन दिस वन, इससे कम होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब मान लीजिए ये स्टेशनरी स्टेट में HCl घूम नहीं रहा है, तब इसका फोर्स कितना होगा? तब आप कहेंगे जब स्टेशनरी स्टेट में होगा तो रेडियस का इतना होगा, ध्यान रखना। जब ये रोटेटिंग करेगा तो ध्यान रखना इतना होगा, नोट करो। ये रोटेटिंग फॉर्म में है। रोटेटिंग मतलब समझ रहे हो, घूम रहा है मॉलिक्यूल्स। और ये स्टेशनरी स्टेट में है, नोट करिएगा। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन चार्ज पे ही है। दूसरा क्वेश्चन मान लो ड्राइंग ही डाल दी उसने उठा करके, क्योंकि डालेगा तो एनसीईआरटी से, लेकिन क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बच्चा नहीं पढ़ेगा वही क्वेश्चन डाल देगा। हाँ, तो मॉलिक्यूल्स मान लीजिए जब अपनी स्टेशनरी स्टेट में है तो उसकी रेडियस का फोर्स का अलग है, और रोटेटिंग में है तो उसका अलग है। थर्ड वाला लिखिएगा। यहां तक समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस पे ज्यादा होगा? नेगेटिव वाले पे, ठीक है ना। एक लास्ट है एनसीईआरटी के हिसाब से, देखो आयन डाइपोल दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, ध्यान रखिएगा। 3 दे रखे हैं, देश देश देश। अब कौन सा लगाओगे आप लोग? डाइपोल इंड्यूस लिखिएगा। डाइपोल इंड्यूस्ड। अब डाइपोल इंड्यूस्ड को क्यूमुलेटिव फोर्सेस भी बोलते हैं। क्यूमुलेटिव, 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 क्यूमुलेटिव होता है ना, इसको इंड्यूस करना, क्यूमुलेट करना। इस चैप्टर में भारी वर्ड इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने ना एनसीईआरटी बुक को कभी पढ़ा नहीं है। अगर आप पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। आप देखो ना, आप किसी बच्चे के पास एनसीईआरटी बुक है? निकालो निकालो, अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे क्या है। निकालो ना। अच्छा, फोन में दिखाओगे, चलो छोड़ो तो फिर आ जाओ यहीं पे। तो खुद ही देख लेना पड़ तो। अब आओ यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या होता है, एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एक इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। अच्छा, आप लोग जानते हो कि पोलर में चार्ज होगा, यानी कि पोलर का क्लाउड कैसे बनेगा? एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा। मान लो HCl हो, मैं लिख दूं 1 2, तो 2 पे क्या ले जाओगे? क्लोरीन। और 1 पे क्या ले जाओगे? ये ऐसे है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे होता है? सारी तरीके से सिमेट्रिकल, सारी तरीके से सिमेट्रिकल। अब इसमें मान लो ये फोर्स लगा दे, इसमें फोर्स लगा दे धीमे से, तो ये जो सिमेट्रिकली है वो भी कैसा हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल, डिस्टर्ब हो जाएगा। और डिस्टर्ब होकर के इसमें भी क्या बन जाएंगे? डाइपोल्स इंड्यूस आ जाएगा। दोबारा से सुनिएगा। अब ऐसे समझो कि मान लो कोई स्टूडेंट है, थोड़ा पढ़ने वाला है। अब कोई पहले कम नंबर आ रहे थे किसी बच्चे के, वो कम पढ़ रहा है। एक कोई ज्यादा पढ़ रहा है, एक कम पढ़ रहा है। अब ये वाला जो कम पढ़ रहा है वो ज्यादा पढ़ने वाले के कांटेक्ट में चला गया, तो इसके भी नंबर बढ़ते रहेंगे। तो इंड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रेरित करना। मतलब उसमें थोड़ा धक्का मारेगा, वो धक्का मारेगा तो दूसरे में भी प्रोड्यूस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी। तो वही यहाँ पे है कि एक हमारे पास पोलर है, एक हमारे पास नॉन पोलर है। जब पोलर मॉलिक्यूल्स इसको इंड्यूस करता है, किसको इंड्यूस करता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को। तो नॉन पोलर में भी क्या हो जाता है? चार्ज डेवलप हो जाता है, इसमें भी डाइपोल मोमेंट आ जाता है, ठीक है। ऐसे फोर्स का रेडियस का क्या रिलेशन होता है बताओ? फोर्स लगा देते हैं। फोर्स और रेडियस का क्या रिलेशन है? 6 वाला। तो इसको भी नोट कर लो, ये चीज है।
कैसे? आ जाएगा। इसका ये बुक ये कहती है कि पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वैसे तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर मान लो कोई थोड़ा सा पढ़ने वाला है तो वो क्या है, जैसे कि कांटेक्ट में जाओगे ना वो उस तरीके की बातें आपको आएंगी। अब कई बार क्या है, जैसे अच्छे लोगों के कांटेक्ट में चले गया कोई बच्चा, तो दो कंडीशन है उसकी, या तो उसको ही छोड़ देगा वो, या फिर उस जैसी बातों में आ जाएगा। उसको इसलिए छोड़ देगा क्योंकि वो पुरानी बातें करेगा, वो सरफेस वाली बात करेगा ना, और लोगों को आजकल सरफेस वाली बात तो पसंद आती नहीं है वो हिंदी बोलेगा, लोग सोचेंगे अभी इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहा है, वो भाग जाएगा उसके पास से प्रॉब्लम आएगी उसे। हाँ नहीं, वो लोगों को वही पसंद है। अब आप जो है सीधी सीधी बात बोलो कि भाई जो है ऐसे करना पड़ेगा, भाई पढ़ना है हमें, तो वो कहे यार ये बार बार पढ़ने की कहता रहता, पढ़ने की, मैं क्यों पढ़ूं तो भाग जाएगा वो। अच्छा ये देखो कि यहाँ पे ये आपको फोर्सेस समझ में आए नहीं आए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। देखो पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर फोर्सेस। कितने टाइप के होते हैं बताओ? 2 टाइप के। क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से सुनो, पहले क्वेश्चन दूंगा, किसी बच्चे से पूछ सकता हूं। 2 तरीके के हो गए, इंट्रा इंटर। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा है जो इंटर में भी जाएगा और अच्छा इसको क्या बोलते हो हम लोग? स्ट्रॉन्ग को प्राइमरी फोर्सेस, ये तीनों सबसे ज्यादा होते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, इसमें इंटर में कितने गए? 2, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग में कौन सा आ गया हमारे पास, और वीक में कौन सा आ गया? वॉन डर वाल और हाइड्रोजन, ठीक है ना। अच्छा इसके कितने टाइप होते हैं? आयन, डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल। इसका पहला क्वेश्चन यहां से बनेगा, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको मैंने बता ही रखा है, लेकिन अगर यहां हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाए तो यहां प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। नेक्स्ट केस, लंडन डिस्पर्सन फोर्स में क्लाउड जो होता है वो कैसा होता है? सिमेट्रिकली, चारों तरफ से एक जैसा। और जो उसमें फोर्स और रेडियस में क्या रिलेशन है बोलो? 6, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 6। दूसरा वाला, उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? सारे के सारे नॉन पोलर। किस में? पहले वाले में। दूसरे वाले में इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो मान लीजिए इसका जो चार्ज है इस पे वो कितना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई स्टेशनरी स्टेट में मॉलिक्यूल्स, तब उस समय उसका रेडियस का Q या 3 है ना। और अगर मान लीजिए रोटेटिंग में है तो, और एक है हमारे पास डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, तो उसको क्या बोल रहे हैं? एक पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है। नॉन पोलर, केवल नॉन पोलर। अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि किसी ने शादी पे, आजकल शादियां बहुत चल रही हैं, आप गए शादी में, उसने गार्डन बनाया और आपको वो दिखा रहा है कि मैंने ना ये आर्गन का ट्यूब लगवाई है, नियॉन की ट्यूब्स लगाई है। अब वो आपको बता रहा है, गार्डन के बारे में बता रहा है। अब पता लगा देवेश चला गया किसी फ्रेंड की शादी में। अब देवेश ने पूछा यार तूने इतना पैसा खर्च किया है, तूने इतना पैसा खर्च किया है, ये बता क्या नया है? तो वो कहेगा ये मैंने आर्गन की और नियॉन की ट्यूब लगवा रखी है। तो अब मैं आपसे केमिस्ट्री में पूछ रहा हूं कि इसमें फोर्सेस कौन से लग रहे हैं? देवेश के लिए क्वेश्चन है, बोलो। गलत जवाब, बोलो भाई। दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? नॉन पोलर, तो कौन सा लगेगा? लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। कौन सा लगेगा? लंदन डिस्पर्सन फोर्स। एक क्वेश्चन विनीत के लिए, एक क्वेश्चन विनीत के लिए। विनीत ये क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, तो बताओ किसको टिक लगा के आने वाले हो? ये कौन सा फोर्सेस है? बोलो भाई। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। क्वेश्चन भी तो नहीं कर पा रहे हो, समझाने के बाद क्वेश्चन नहीं हो रहे। लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस, थ्योरी कितनी पढ़ी है उससे जरूरी नहीं है, क्वेश्चन कितने कर रहे हो उससे जरूरी ज्यादा है। क्वेश्चन आगे आ जाओ। इसमें कौन सा फोर्सेस पाया जा रहा है? कौन सा फोर्सेस पाया जा रहा है? इसको मैंने पानी में डाल रखा है। गलत जवाब। कौन सा? और कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्ड यार, हाइड्रोजन बॉन्ड। पता नहीं चल कहां रहे। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलोगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ बात समझ में आई नहीं है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो बताओ कौन सा होगा इसमें फोर्सेस, एजीसीएल में कौन सा फोर्सेस है, डाइपोल या कोवलेंट, बताओ कौन सा वाला है, कोवलेंट बनता ना ये, कोवलेंट वाला। दो तरीके से चीजें होती है ना, जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं एक एजीसीएन है, ये तो पढ़ा है आपने, है ना, और एक एजीएनसी है, ये तो पढ़ा ही होगा। तो एक कोवलेंट बोलते हैं ना कई बार, इस पे स्लाइटली नहीं लगता ना, इस पे तो चार्ज आता है पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मान लो कहीं स्लाइटली लग रहा है, उसका मतलब आप कह सकते हो डाइपोल डाइपोल है। नहीं बात समझ में आई? अब एक क्वेश्चन आपके लिए नवनीत, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करेंगे। अब शुरू हो जाओ, इस पे बताना है, बोलो क्या है SO2 में, क्या है? अब देखते हैं कौन बच्चा बता रहा है। SO2 में कौन से फोर्स लग रहे हैं? डाइपोल डाइपोल लग नहीं सकता, बताओ कौन सा लगेगा। तो इसमें डाइपोल डाइपोल लगेंगे नहीं लगेंगे, कैसे पता लगा? बेंट शेप होती नहीं होती है, और यहां पे आता ही आपको पता ही है, सही है। तो ये हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है। अब आपके लिए क्वेश्चन है एक, ये मान लो ये लिखा आ गया आपके एग्जाम में, आपसे पूछेगा कौन से फोर्सेस हैं ये। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये डाइपोल है, ये इंड्यूस करेगा इसको, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। कुछ नहीं करना है, बस मॉलिक्यूल्स को पहचानना है आपको, सही है। इसमें जब हम लोग करते थे ना तो ये कोवलेंट होता है। एजीसीएन पे मान लो ऐसे चार्ज दे दे और कहीं पे नेगेटिव लगा के दे पार्शियली, तो पार्शियली का मतलब समझ रहे हो आप, का मतलब क्या है? डाइपोल डाइपोल, मतलब ये जो चार्ज है ना वो बहुत कम टाइम के लिए माइन्यूट है, और कहीं पे ऐसे लिख दे, ये आयोनिक भी हो सकता है, वो कोवलेंट भी हो सकता है। नहीं बात समझ में आई? अब आयोनिक कोवलेंट में क्या है, जैसे मान लो KCN है, तो ये K प्लस और CN नेगेटिव टूट जाता है। लेकिन जो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, ध्यान से सुनो, ये शेयरिंग करते हैं बेसिकली, वो सही कह रही है। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट AG शेयरिंग करता है, तो इसलिए ये कोवलेंट बनाता है। जबकि ये S ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और S ब्लॉक के एलिमेंट क्या बनाते हैं? दे देते हैं या खींच लेते हैं, उसको बोलते हैं आयोनिक। कुछ बात समझ में आई नहीं आई? तो आयोनिक बॉन्ड जो बनाते हैं, अब जैसे मान लो आपके एग्जाम में कोई दो क्वेश्चन आ जाए, एक आ जाए KNO2 और एक आ जाए यहाँ पे AgNO2, और आपसे पूछे कि भाई बताओ किस में कोवलेंट है किस में आयोनिक है। कौन से वाले में आयोनिक है? वेरी गुड। तो जहां S ब्लॉक के एलिमेंट आ जाएंगे वो किसी को दे देते हैं, भूल जाते हैं, तो आयोनिक हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखो आयोनिक है तो हम ऐसे ही तो इसको ओपन करके लिखते हैं, यूं करके माइनस, यूं करके यूं, वो आयोनिक बनता है। और जबकि इसको आप तोड़ोगे तो सारे बच्चे जानते हैं क्या होगा, सही है नहीं है? क्या हो गए? सही है। तो यहां पे 2 टाइप के हो गए। अब कर लोगे एक क्वेश्चन, हर्ष बताओ इसमें कौन सा फोर्स है, बताओ इसमें कौन सा फोर्स लगेगा? बिल्कुल सही, नहीं नहीं, और तो नाइट्रोफिनॉल है, सही है, ये हो गया। तो आज तो हमने फोर्स वाला टॉपिक कर लिया, कल करेंगे हम लोग गैसेस। लेकिन उससे पहले जरा लाओ 5 क्वेश्चन ऑर्गेनिक में तो बता देता हूँ। है आपके पास सेकंड वाला? किसने दिया था कल मुझे? विनीत देना जरा, सेकंड वाले 5 क्वेश्चन करा देता हूँ ऑर्गेनिक के। 5 भी करेंगे तो बहुत हो जाएंगे। हाँ पियाओ पियाओ, पी के आओ।
चलो 5 क्वेश्चन इसके करा देता हूं। एक क्वेश्चन है ये वाला। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और दूसरा वाला है हमारे पास H2O। चलो बताओ क्या हो जाएगा। ये तो इसकी प्रिपरेशन मेथड में है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। किसकी प्रिपरेशन मेथड में है ये? एल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड में है। तो ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, डबल बॉन्ड से तो कुछ होगा नहीं, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो? एल्कोहल में हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही नहीं है? तो डायरेक्ट कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगा इसका, एक होता था। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो स्ट्रॉन्ग तो है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। दूसरा वाला देखो, एक क्वेश्चन है, ये फिनॉल है, फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से कराएं तो बताओ इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? आराम से आराम से, आराम लगी तो नहीं? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये भी दे रखा होगा कुछ ना कुछ तो इसमें पूछा है मेजर प्रोडक्ट, तो ये माइनर है, ध्यान रखना, लेकिन ये माइनर होता है। तो मेजर पूछा है, तो मेजर कौन सा होगा बताओ, ये मैंने करा रखा आपको। हाँ, C6H5 होल थ्राइस PO3, ट्राई फिनाइल फॉस्फेट। PO4 है, PO4 लगा दो, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर इसकी फिनोप्थिलीन नहीं, ये ट्राई फिनाइल वाला है, इस तरीके से ना, जैसे इस तरीके से ना, ऐसे ट्राई फिनाइल फॉस्फेट, ठीक है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये बताओ निकल +2 किससे डिटेक्ट होता है? किससे डिटेक्ट होता है? कौन सा टेस्ट करते हैं निकल का? DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, ठीक है। नहीं वो तो इनऑर्गेनिक में होता है, मॉन्ड प्रोसेस तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करते थे ना। अब देखो एक क्वेश्चन था ऑर्गेनिक में है, 2-2 4-4 क्वेश्चन करते रहते हैं। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर है इसमें 20, मोस्ट स्टेबल अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज। वो गलत इसलिए हो रहे हैं आप लोगों के क्वेश्चन ऑर्गेनिक वगैरह में, क्योंकि आप लोग ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हो कि किस तरीके से होते हैं। अब बताओ क्या होगा इसका, कौन सा आंसर है इसका? तो जो कार्बेनाइन है, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है? कार्बेनाइन की इन स्टेबिलिटी को कौन इंक्रीज करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सही है। अब मान लो मैं इसमें ऑर्डर लगवा दूं तो सबसे ज्यादा किसका होगा? डी के बाद बताओ, उसके बाद बताओ कौन सा होगा? कार्बेनाइन का, बिल्कुल सही है। फिर ये ऑर्डर है, ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सही है। अब देखो क्वेश्चन एक और है,
अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, चलो बताओ। इसमें पूछा है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज, बेसिसिटी इज, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? ऐसे ही समझो 1 2 3 4 लिखे हुए हैं ये लोग, सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? सबसे ज्यादा सेकंड वाला। इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? इसमें कौन सा है? तो इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी कम है? तो सबसे पहले कौन सा हो गया? 1। और 1 के बाद, 1 के बाद बताओ कौन सा है? सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पकड़ो। 4sp3 नहीं है, उस पर लॉन पेयर है, तो ये लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में चले जाएंगे। तो अभी आपको लग रहा है कि sp3 नहीं है, वो sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, तो फिर 3 आएगा। अब इन दोनों में कैसे डिसाइड करें? अब दोबारा से सुनो, इसको कैसे डिसाइड करना होता है। एक छोटी रिंग है, एक बड़ी रिंग है। तो छोटी रिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होती है, यानी कि एसिडिक हो गया और फिर बेसिक ही हो गया। तो कौन सा जाएगा हमारे पास? 2 और 4, ये आंसर हो जाएगा, इसका 4th आंसर था। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? अब देखो H2SO4 की रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल की। एक है यहाँ पे टेम्परेचर 288 केल्विन, एक टेम्परेचर है 308 केल्विन। ठीक है, ये H2SO4 है। हाँ बताओ, अब पहला वाले में कौन सा वाला होगा ज्यादा? ये लो टेम्परेचर है, तो क्या बनेगा यहाँ पे? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, सही है। अब आपने इसको याद सही कर रखा है, ये यहाँ आ जाएगा, सही है, ये ऐसे हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, फोटो खींच लो चाहो तो। एक क्वेश्चन लिख देता हूं तब तक। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41। अभी उधर जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन ये है कि कितने मॉलिक्यूल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा। मॉलिक्यूल्स में क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब कितने मॉलिक्यूल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, ये क्वेश्चन है। इसका प्लस कहाँ है फिर? अच्छा, इस पे है ही नहीं है, इस पे प्लस नहीं, टॉलो दे रखा है डायरेक्ट। सबसे पहले तो इसमें कोई अल्फा है नहीं, ये कार्बोकैटायन है, इसके बगल वाला रिंग में हाइड्रोजन है, तो ये है नहीं। इसमें कितने अल्फा हैं? 3। ये एल्कीन है, एल्कीन से कितने अल्फा हैं? 3। अब ये ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड पे कार्बोकैटायन है, लेकिन इसके अल्फा कहाँ है? 1 आ रही है। ब्रिज हेड पे अल्फा होता वो काउंटेबल नहीं है, लेकिन ब्रिज हेड के बगल में वो काउंटेबल है। तो 1 हो गया, 2 स्ट्रक्चर हो गई। अब यहां चेक कर लेते हैं। अब देखो, इसका ये ब्रिज हेड नहीं है, ये 2 काउंटेबल हैं, ये 3 काउंटेबल हैं, इसमें 5 अल्फा हैं।
जबकि ये वाले अल्फा काउंटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्रिज हेड के अल्फा है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इससे तो होगा, उससे नहीं होगा। तो कितनी स्ट्रक्चर्स में पॉसिबल होगा? 3 में। देश देश देश, उसमें नहीं होगा। तो इसका आंसर 3 आ गया। ठीक है, बाकी इसमें से ऑर्गेनिक वैसे वाले हो गए। एक चीज और देखो आप लोग, ये थर्मोडायनेमिक्स अभी करा ही नहीं है ना मैंने इसमें। चलो तो फिर आपको बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं बस, इसके बाद छुट्टी हो जाएगी। एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, एक OH है, रिएजेंट बताना है कौन सा होगा। इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए किस रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है हाइड्रोजीन, ऑप्शन नंबर 2 जिंक अमलगम किलीमेंसन रिडक्शन, तीसरा थर्ड दे रखा है सोडियम लिक्विड अमोनिया बिर्च रिडक्शन, फोर्थ दे रखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड। प्रायोरिटी बेसिस पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा? तो अगर ये दोनों दे रखे हो, सबसे पहले तो ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया है। अब प्रायोरिटी बेसिस इनको दोनों में से किसको देते हैं? सही है, तो बॉल्फ किश्नर जिसमें कि बेस होता है उसको देते हैं। और ये क्या करता है? सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या करेगा? बर्च रिडक्शन क्या होता है? बताओ, कौन बच्चा बताएगा? ये क्या काम करता है? ये एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। समझ रहे हो ना? और इसका काम क्या है सोडियम बोरोहाइड्राइड का? एल्डिहाइड को एल्कोहल वगैरह में। ठीक है, तो चलो ये हो गया, आज यहीं तक करते हैं। ठीक है ना, ये ले लो यार। आज लेट कैसे आए हो? क्वेश्चन करके जाओगे? क्वेश्चन